तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। कल के एपिसोड में एक जगह पे उस समय के क्राइम ब्रांच के ऑफिसर राकेश मारिया का जिक्र आया। तो मुझे मेरे दोस्तों ने, पुराने पुलिस के जिन्होंने राकेश मारिया के साथ लंबे समय काम किया, मेरी काफ़ी लोगों से बातचीत हुई और एक बड़ा दिलचस्प किस्सा सामने आया जिसका जिक्र थोड़ा सा राकेश मारिया ने अपनी किताब में किया है, लेकिन बाकी का किस्सा जो कहीं नहीं है वो हम आपको आज सुनाएंगे। बहुत दिलचस्प किस्सा है, बड़े ध्यान से सुनिए। फिरोज कोंकणी भारतीय जनता पार्टी के बड़े सिरमौर नेता रामदास नायक का बांद्रा में उनके घर के नज़दीक जो मर्डर हुआ था उसमें शामिल था। बहुत ही खतरनाक शूटर, डी कंपनी का, अपनी जान हथेली पे लेके घूमता था, किसी की परवाह नहीं करता। हंकार बहुत था, अकड़ बहुत थी और अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझता था, भले क्राइम की दुनिया में। कोंकण का रहने वाला था, नाम तो उसका फिरोज सरगुरु था। उसका पिता एंटोपिल में एक शेख मिस्री दरगाह मज़ार में काम करता था, उसके पास ही रहता था। वो किस्सा हम आपको बता चुके हैं, इसकी पूरी फैमिली बैकग्राउंड पे हमने 2 एपिसोड बनाए थे, आप देख सकते हो पुराने। उसका छोटा भाई आज भी डोंगरी इलाके में रह रहा है, अनवर, जो एक ज़माने में क्रिमिनल के ऑफिस में काम किया करता है। तो मुंबई पुलिस बहुत बुरी तरह फिरोज कोंकणी को ढूंढने में लगी थी, खास तौर पे एमएलसी रामदास नायक के मर्डर के बाद। शातिर अपराधी को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, ये बात राकेश मारिया अच्छी तरह जानते थे। ये बात है 94 की। राकेश मारिया वॉज डीसीपी क्राइम, एमएन सिंह वॉज एडिशनल कमिश्नर क्राइम और सतीश साहनी पुलिस कमिश्नर थे। एक अज्ञात खबरी राकेश मारिया के टच में थे, और भी थे, लेकिन फिरोज कोंकणी इतना शातिर था कि जो खबरी उसके बारे में इतला राकेश मारिया को देता था वो उसका मर्डर करवा देता। 3-4 महीने में उसने मारिया के 2 बहुत ही भरोसेमंद खबरियों का मर्डर करवा दिया। मारिया गुस्से में था। अब जिस आदमी ने अपने खबरी इतनी मेहनत से इतने सालों से पाल के रखे, काम के आदमी थे, उनका इतनी बेरहमी से कत्ल हो जाना, ये चैलेंज राकेश मारिया के लिए था। फिरोज कोंकणी राकेश मारिया को मैसेज देना चाहता था कि तुम मुझे नहीं पकड़ सकते, जो आदमी मेरी खबर देगा उसको मार दूंगा। और इसका असर भी हुआ। 3-4 महीने तक राकेश मारिया के किसी और खबरी ने फिरोज कोंकणी के बारे में कोई खबर नहीं दी, क्योंकि वो डर गए थे अगर राकेश मारिया को बताएंगे तो ये आदमी कोंकणी हमें मार देगा। एक डर का, दहशत का माहौल क्रिएट हो चुका था और इसको फिरोज कोंकणी अपनी बहुत बड़ी जीत समझ रहा है। लेकिन तभी एक अज्ञात खबरी मारिया के टच में आ गया। उसका जिक्र राकेश मारिया ने अपनी किताब लेट मी टेल इट नाउ, लेट मी से इट नाउ उसमें किया। खतरनाक ऑपरेशन था। खबरी फ़ोन पे जायज़ तरह इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहता था, वो राकेश मारिया को मिलना चाहता था। वो किस्सा किताब में है, मैंने एक एपिसोड भी बनाया था, वो भी आप देख सकते हो। अब राकेश मारिया को नींद नहीं आ रही थी, उसको सिर्फ जागते सोते सपनों में करते इधर उधर कोई आदमी नजर आता था तो फिर उसको कोंकणी आता। आखिरकार मेहनत 3-4 महीने के बाद रंग लाती है और वो खबरी एक दिन इंफॉर्मेशन किसी तरीके से फ़ोन से, तभी लैंडलाइन फ़ोन हुआ करते थे, मोबाइल फ़ोन आया नहीं था,
तो राकेश मारिया को बताया कि फिरोज कोंकणी कहाँ पे है, वो सब बता दिया। अब राकेश मारिया अपने क्राइम ब्रांच के ऑफिस से फर्स्ट फ्लोर के कॉर्नर वाला रूम, प्रेस रूम जो क्राइम रिपोर्टर्स का है, उसके ऊपर वाले कमरे में राकेश मारिया बैठा करते। उसी फ्लोर के दूसरे कॉर्नर वाले रूम में एमएन सिंह का ऑफिस था। बीच में कंपाउंड क्रॉस करके सामने पुलिस कमिश्नर का मेन ऑफिस, जिसके पहले फ्लोर पे सीढ़ियाँ चढ़ने के लेफ्ट साइड के कॉर्नर वाले रूम में पुलिस कमिश्नर सतीश साहनी बैठते थे। खबरी का फोन आने के बाद समय बहुत कम था, तो राकेश मारिया भागते हैं। पता कि लगा कि एमएन सिंह ऑलरेडी कमिश्नर के पास बैठे। ये जाते हैं और अपने पीए को इंस्ट्रक्शन दे के जाते हैं, अगर मेरे जाने के बाद उस खबरी का फिर फोन आ जाए तो ये कॉल इमीडिएटली ट्रांसफ़र कर देना सीपी साहब के लाइन नंबर पे, पुलिस कमिश्नर के नंबर पे, मैं उससे बात करूँगा। ये इंस्ट्रक्शन दे के मारिया भागते हैं एमएन सिंह से और पुलिस कमिश्नर सतीश साहनी से बात करने के लिए, और उनको पूरा बताते हैं कि आज ये सुबह की बात है। खबर ये आई थी कि उसी दिन शाम को 6 से 9 बजे का एक फिल्म शो बेंगलौर में देखने के लिए फिरोज कोंकणी अपने साथियों के साथ जाएगा। उसने एक फिल्म देखने का प्रोग्राम बनाया हुआ है, टिकट खरीद ली गई। इमीडिएटली सीपी और एमएन सिंह से बात के बाद एक ऑफिसर्स की टीम तैयार की जाती है, जिसमें दिनेश कदम, अनिल महाबोले, नरेंद्र सिंह, कुछ और ऑफिसर, 5-6 ऑफिसर तैयार किए जाते और इनको दोपहर 1:30 बजे की फ्लाइट से इनकी टिकट भी बुक कर दी जाती है मुंबई से बेंगलौर तक। बेंगलौर में तभी एक सीनियर क्राइम ब्रांच के ऑफिसर एमएन सिंह के बैचमेट थे। एमएन सिंह ने उनसे भी फ़ोन पे बात कर लिया कि हमारी टीम आ रही है, बहुत ही सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, इनका साथ देना। और टीम वहाँ से निकलती है बेंगलौर के लिए। 2.5 घंटे में, 3 घंटे में टीम बेंगलौर पहुँच जाती है। प्लान ये बचा कि उनके लिए टिकट पहले ही बेंगलौर के इनका एमएन सिंह के बैचमेट ने अरेंज कर रखी थी। 6 टिकट उसने उस शो की खरीद ली और मुंबई के अफसर्स के लिए लेके रख लिया कि जब आएंगे उनको दे देंगे। और थिएटर में फिल्म शुरू होने के पहले या फिल्म ख़त्म होने के बाद फिरोज कोंकणी को दबोच लिया जाएगा। और प्लान ओके हो गया। अब सब लोग के इंतज़ार में थे कि कब खबर आती है बेंगलौर से कि फिरोज कोंकणी पकड़ा गया। लेकिन तभी शाम को 4-4:30 बजे उसी खबरी का फिर फ़ोन आता है कि फिरोज कोंकणी ने फिल्म देखने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है। उसने कुछ अपने दोस्त बुलाए हैं और जिस होटल में वो रुका हुआ है उसी होटल में एक छोटी सी दोस्तों की पार्टी रखी गई। तो दोस्तों अभी फिर वो बेंगलौर के सीनियर पुलिस ऑफिसर की मदद के साथ मुंबई पुलिस के जो थे ऑफिसर उस होटल में पहुंच जाते। लोकल पुलिस के साथ सिविल में किसी को शक नहीं कि पुलिस वाले। होटल की मैनेजमेंट के साथ बात करके ये मुंबई के ऑफिसर और कर्नाटका पुलिस के ऑफिसर वेटर की यूनिफॉर्म पहन लेते हैं, वेटर बन जाते हैं और मैनेजमेंट को बोलते हैं, रिसेप्शन को, जहाँ पे रूम से रूम सर्विस का ऑर्डर आता है कि हमारे लिए विस्की भेज दो, सोडा भेज दो, चाय भेज दो, नमकीन भेज दो, जो भी हो खाना पीना है। तो उनको बताया गया कि जैसे ही कमरे से ऑर्डर आएगा वो हमें बता देना, हम लेके जाएंगे। और वही हुआ। फिरोज कोंकणी और उसके दोस्तों ने जिस कमरे में बैठे थे उस कमरे से कुछ ऑर्डर किया और मुंबई पुलिस के ऑफिसर वेटर की यूनिफॉर्म में बाकी बाहर रूम के खड़े रहे और एक वेटर अंदर जाता है हिम्मत करके उनका ऑर्डर लेके, और जैसे ही ऑर्डर लेने के लिए दरवाज़ा खुलता है तो सब के सब ऑफिसर घुस जाते हैं। इसके पहले कि फिरोज कोंकणी
अपना हथियार उठा सकता उसको पिन डाउन कर लिया जाता है, ज़मीन पे लटा लिया जाता है, हथकड़ी लगा दी जाती और उसी रात बंगलौर से फ्लाइट लेके मुंबई एयरपोर्ट लाया जाता। फ्लाइट से उतरने के बाद उसकी पहली मुलाकात होती है राकेश मारिया के साथ, जो अपनी एम्बेसडर गाड़ी लेके गाड़ी में बैठे थे, इसके इंतज़ार करते। फिरोज कोकनी को राकेश मारिया की गाड़ी में बैठा दिया जाता और मारिया उसको बोलते हैं कि यार क्राइम ब्रांच का हमारा ऑफिस यहाँ से पहुँचने में 1 घंटा लगेगा। फिरोज कोकनी कहता है मुझे मालूम है, मैं भी यहीं का रहने वाला हूँ। मारिया ने कहा कि जो है बता दे, नहीं तो क्राइम ब्रांच में जाके तो बताएगा तू। तो कोकनी ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, कहा यह भी जाता है कि उसने गाली भी दी कि आपने जो करना करो, मैं कुछ बताने वाला नहीं हूँ। राकेश मारिया गुस्से में आग बबूला था कि ये शख्स जिसने इतने क्राइम किए, ये मेरे साथ मेरी गाड़ी में बैठ के भी डर नहीं रहा, बदतमीजी से बात कर रहा है। हर किसी ना किसी तरह क्राइम ब्रांच गाड़ी पहुंचती। उसके बाद क्राइम ब्रांच के लॉकअप के पास जो इंटेरोगेशन रूम है, वहाँ पे फिरोज कोकनी को लिया जाता और राकेश मारिया खुद उसकी इंटेरोगेशन करने पहुँचते। दोस्तों, ये वो कहानी है जो आप अक्सर फिल्मों में देखते हैं, सिंघम ऑफिसर। वो ऑफिसर जो खुद अपने हाथों से क्रिमिनल की सेवा करता है और उससे सच उगलवाता है। करने को तो ये काम इंस्पेक्टर दिनेश कदम भी कर सकता था, नल महाबोले भी कर सकता था, नरेंद्र सिंह भी कर सकता था, या और कोई ऑफिसर नहीं। गुस्सा था राकेश मारिया। 6 फीट 3 इंच हाइट वाला ये देव का ऑफिसर, इसको कुछ हिसाब चुकता करना था। बात फिरोज कोकनी की नहीं थी, बात उस गाड़ी की नहीं थी जो उसने गाड़ी में दी थी। बात ये थी कि उसने राकेश मारिया के 2 खास खबरियों का कत्ल किया था, जिनका कोई कसूर नहीं था, जो कानून की मदद कर रहे थे। और ये भी जानने की कोशिश थी कि तुम्हारे पास ये खबर पहुंची कैसे कि ये लोग मेरे खबरी। राकेश मारिया वो जानना चाहता। ऑफिसर्स को बाहर खड़ा करके राकेश मारिया अकेले फिरोज खान कोकनी से पूछताछ शुरू करते। यही सवाल होता है कि मेरे खबरियों को क्यों मारा। उसने फिर उल्टा सीधा बोला, फिर गाली दी कुछ। तो राकेश मारिया आपे से बाहर हो गए। उन्होंने अपनी शर्ट उतारी, गुस्से से फेंक दी, खाली बनियान में और पैंट में। जो फिरोज कोकनी की धुलाई करनी शुरू की और सब ऑफिसर देख रहे हैं खड़े, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी दखल देने की। इन लोगों ने राकेश मारिया को सवाल जवाब करते जिंदगी में बहुत बार देखा था, पर अपने हाथों से इस तरीके से पिटाई करते हुए पहली बार देख रहे थे। और इतने गुस्से में उन्होंने मारिया को कभी नहीं देखा था। वो तो मिस्टर कूल समझा जाता था। राकेश मारिया अक्सर कहा करते थे किसी भी आरोपी से पूछताछ करने के पहले कि तुम चाय पी के और बिस्कुट खा के बताओगे या जूते खा के बताओगे, चॉइस तुम्हारी। तो बहुतेरे लोग चाय पी के और बिस्कुट खा के सच उगल देते, मार नहीं खाते। लेकिन ये फिरोज कोकनी किसी और मिट्टी का बना हुआ था, अकड़ बहुत, अहंकार बहुत, सवाल जवाब बहुत करता था, गाली गलौज करता था, मुंह फट था। और जैसे राकेश मारिया ने धुलाई शुरू की, सोर्सेस ने बताया कि तकरीबन आधा घंटा बहुत बुरी तरह
फिरोज कोंकणी को पीटा गया। जो वहाँ पे इंटरोगेशन रूम में हथियार होते हैं, डंडा, जूता, सगली, जो भी होता, मार मार के फिरोज कोंकणी को अधमरा कर दिया। फिर ऑफिसर दहल गए कि अगर कहीं ये मर गया फिरोज कोंकणी, बहुत बड़ी सिरदर्दी बन जाएगा सबके लिए। राकेश मारिया का इतना अच्छा रिकॉर्ड, इतना काम किया मुंबई के लिए, वो तकलीफ में आ सकते हैं। आपस में खुसर मुसर करके सब लोगों ने प्लान किया और पांचों छयों ने एकदम राकेश मारिया पे झपटे और पकड़ लिया चारों तरफ से कि सर छोड़िए। राकेश मारिया सबसे फिजिकली स्ट्रॉन्ग था, कहाँ इनकी बात सुने। लेकिन फिर भी ऑफिसर्स ने हिम्मत करके हाथ जोड़ के पकड़ के राकेश मारिया को शांत किया। फिरोज कोंकणी जो अधमरा हो गया, बोलने की हिम्मत नहीं थी पर होश में था, बेहोश नहीं हुआ, उसको बैठाया गया, उपचार किया गया। फिर राकेश मारिया कुर्सी पे बैठ जाते, फिर उसको पूछते कि अब तू बताएगा सब कुछ या कुछ बाकी। और फिर थोड़े समय के बाद, पानी वानी पीने के बाद, फिरोज कोंकणी तोता बन गया, बोलने लगा एक एक करके। आधे घंटे की धुलाई के बाद अगले आधे घंटे में उसने 22 गुनाह कबूल कर लिए कि मैंने ये भी किया, वो भी किया, उसको ऐसे मारा, ऐसे मारा। ये बात अभी तक सामने नहीं आई कि खबरियों की खबर उसके पास कैसे पहुंची, बताया तो जरूर होगा, लेकिन इस बात का जिक्र राकेश मारिया ने अपनी किताब में नहीं किया, बताया नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ऐसी बातें अक्सर लीक तो अंदर से होती, कोई अंदर का कोई और मुखबर होता है, या खबरी का कोई और साथी जो उस खबरी का अंदर का आदमी था, खबरदार रखने वाला था, कॉन्फिडेंट था, उसने कहीं ये खबरी किया। फिरोज कोंकणी तक खबर पहुंचाई कि ये आदमी तुम्हारी खबरी कर रहा है। उन दिनों में टोटल 4 खबरी मारे गए थे, जिनमें से 2 राकेश मारिया के खास थे, बाकी 2 ऑफिसर्स के थे, 5 मरे थे शायद। तो जो एक डर का माहौल एक आदमी ने बना के रखा था, वो आधे घंटे में फिरोज कोंकणी का अहंकार राकेश मारिया जैसे सिंघम ऑफिसर ने चूर चूर कर दिया। उसके बाद कोंकणी वो नहीं रहा जो हुआ करता था। 97 तक वो पुलिस की हिरासत में रहा, इन सब क्राइम के चलते हुए। पहले क्राइम ब्रांच के लॉकअप में काफ़ी दिन, फिर आर्थ रोड जेल में, और फिर इसको थाना जेल में ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि वहाँ भी उसके कुछ केसेस चल रहे थे। और वहाँ से 97 में बीमारी का बहाना लगा के वो जेजे हॉस्पिटल में इलाज के लिए आता है, और पुलिस वालों को गोली चला के, मार के, धमका के, डरा के, चकमा दे के जेजे हॉस्पिटल से भाग जाता है। वो किस्सा भी हम आपको सुना चुके हैं। और उसके बाद वो पाकिस्तान पहुंच जाता, दाऊद के पास, छोटा शकील के पास, और वहाँ भी उसकी हरकतें वही रहती हैं, बोलने का अंदाज, स्टाइल ऐसा जो किसी को भी बुरा लगता था। और वहाँ पे उसका भी खात्मा कर दिया गया बड़े तरीके से। तो ये कहानी कोंकणी को कैसे तोड़ा, अधमरा किया, यह राकेश मारिया की ज़िंदगी का शायद सबसे अजीबोगरीब चैप्टर होगा, जो उसने अपनी किताब में नहीं लिखा, लेकिन चैप्टर तो है। मुझे लगता है कि जब उस किताब का सेकंड पार्ट राकेश मारिया लिखेंगे, क्योंकि लिखने के लिए बहुत कुछ है उनके पास, अगर कोई सीक्वल आता है इस किताब का, तो उसमें
और राकेश मारिया का ये सिंघम का रूप भी सामने जरूर आएगा। ऐसे और भी किस्से हैं मारिया की ज़िंदगी के, 93 के ब्लास्ट के साथ जुड़े हुए, 2008 के मुंबई हमले के साथ जुड़े हुए, कंट्रोल रूम में बैठ के कैसे उन्होंने सब कंट्रोल किया। बहुत सी बातें अभी तक बाकी हैं जो हम सब आप सुनना चाहते हैं। राकेश मारिया, इतने सालों से उनको जानता हुआ मैं भी अपनी तरफ से उनको विनती करूंगा कि इसका सेकंड पार्ट जरूर लिखिए। जो बहुत सारे बातें किस्से रह गए हैं उनका जिक्र भी कीजिए। बहुत सारे इनकाउंटर कैसे हुए, वो लोग जो सालों से मिल नहीं रहे थे उनको कैसे ढूंढा गया। बहुत से किस्से तो देश के बाहर के हैं, जैसे नेपाल से बहुत सारे आरोपियों को पकड़ के लाया था, मुंबई पुलिस के ऑफिसर भेजे गए, हफ्तों तक वो भेष बदल के रहते रहे और आरोपियों को वापस लाए। जेम्स बॉन्ड जैसे बहुत से ऑपरेशन राकेश मारिया ने किए। हम सब आशा कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में ऐसे किस्से राकेश मारिया से सुनने हमें नसीब होंगे। और तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।